हेलो एंड वेलकम टू एफर्ट आईएएस। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशंस चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम 2015 के क्वेश्चंस को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज दैट मीन्स IUCN and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna cites which of the following statement is are correct? प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ दैट मीन्स IUCN तथा साइट्स ओके के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा कि IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। बोल रहे ये जो IUCN है ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है। ये जो IUCN है ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है। ऐसा है क्या? अगर आप यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं। पहला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके 5 परमानेंट मेंबर हैं जो कि जिनको वीटो पावर भी मिली हुई है। सेकेंड इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। थर्ड इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। ICJ जो है वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, प्रिंसिपल ऑर्गन है, एंड ICC नहीं है, राइट। इकोसॉक यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट एंड यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये जो 6 हैं ये प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के। नाउ इनमें IUCN दिख रहा है क्या? IUCN नहीं है। हालांकि IUCN को UN में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, बट दैट डजंट इंप्लाई कि वो UN का पार्ट है, उसका मेंबर है या उसका प्रिंसिपल ऑर्गन है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। IUCN संयुक्त राष्ट्र UN का एक अंग है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये मेंबर ऑर्गन नहीं है इसका। ओके, नाउ सेकंड की बात करें, IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage natural environment। ये सही है, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट रन करता है पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए, तो सेकंड तो सही है। एक प्रोजेक्ट उनमें से रेड लिस्टिंग है, जैसे ये IUCN लिस्ट देता है कि कौन सा एनिमल इंडेंजर्ड है, कौन वल्नरेबल है, राइट। ऐसे थर्ड इज साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स दैट हैव जॉइंड इट बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ। एब्सोल्युटली राइट। तो ये जो साइट्स है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये जो है ये लीगली बाइंडिंग तो है, लीगली बाइंडिंग तो है, लेकिन ये नेशनल लॉज की जगह नहीं ले सकता। ओके, तो थर्ड इज राइट, सेकंड इज राइट, 2 एंड 3 जहां भी देखा वो ट्रू किया। अगर आपको सेकेंड थर्ड के बारे में नहीं भी पता है और आपको ये पता है कि IUCN UN का एक ऑर्गन नहीं है, तो फर्स्ट को एलिमिनेट करते ही आप आंसर तक पहुंच जाओगे। फर्स्ट को एलिमिनेट करते ही आप आंसर तक पहुंच जाओगे। बी इज राइट आंसर। ओके, कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे 2015 prelims with reference to dugong, a mammal found in India, which of the following statement is are correct? ये पूछ रहा है डुगंग के बारे में। What is dugong? इसको सी काऊ भी बोलते हैं, सी काऊ भी बोलते हैं। ये है आपकी डुगंग, राइट। ये एक बड़ा सा जानवर आपको दिख रहा है ओशन में, दिस इज डुगंग, ठीक। फर्स्ट स्टेटमेंट जो डुगंग के बारे में है, इट इज अ हर्बीवोरस मरीन एनिमल, ये ओशन में दिख रही है। ओके, और ये सी काऊ अगर इसको बोलते हैं तो ऑब्वियसली काऊ क्या होती है? हर्बीवोरस इन नेचर होती है, पानी में पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है, तो मरीन एनिमल होगी। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। सही है, फर्स्ट इज राइट। अगर फर्स्ट राइट है तो ये चला गया, ये चला गया। अब आ जाता है सेकंड पे, इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया।
यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। ऐसा नहीं है पूरे समुद्र तट पे नहीं पाया जाता है, कुछ एक जगहों पे पाया जाता है, कुछ एक समुद्र तटों पे पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो इंडिया श्रीलंका है, ये वाला जो पोर्शन है, पाल्क वाला रीजन, पाल्क स्टेट वाला, यहाँ पे इसके कंजर्वेशन के लिए एक कंजर्वेशन एफर्ट लाया गया और उस एरिया को रिजर्व किया गया डुगंग के लिए, कंजर्वेशन के लिए। ओके, तो सेकंड इज रॉन्ग। इफ सेकंड इज रॉन्ग, ए भी चला जाएगा। ओके, ए भी चला जाएगा। थर्ड इज इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज राइट। इसको लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ओके, सी इज राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नाउ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया की बात करें तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल नहीं है, ऑलिव रिडले टर्टल भी नहीं है, घड़ियाल भी नहीं है, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन है, गंगा के डॉल्फिन, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है और इसको भी शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रखा गया है। राइट, अब ये जो है ये ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं, भितरकर्णिका के पास पाए जाते हैं, ये उड़ीसा में भितरकर्णिका के पास। ये मास नेस्टिंग करते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं, बहुत सारे एक साथ आते हैं और एग ले करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आरीबदा। और ये कौन करते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल। बहुत स्मॉल होते हैं, बड़े अच्छे सुंदर से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, क्यूट होते हैं। ओके, तो दे आर ऑलिव रिडले टर्टल। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर गैंगेटिक डॉल्फिन होगा, विच इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ, which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of the use of ozone depleting substance? Now एटमॉस्फेयर में कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस थे। जब ओजोन डिप्लीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग हुई, वहां बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा, लाइक वियना कन्वेंशंस, उसके बाद किगाली, उसके बाद अमेंडमेंट्स, मॉन्ट्रियल, वियना के बाद मॉन्ट्रियल के बाद किगाली हुआ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो सबस्टेंस ओजोन को डिप्लीट करते हैं ना, इसको फेज आउट करते हैं, धीरे धीरे खत्म करते हैं चरणबद्ध रूप से। ठीक, हिंदी में बोला जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग ब्राह करने, फेजिंग आउट के मुद्दे हैं। ओके, ये 2015 का क्वेश्चन है। अगर आप बात करो इन चारों की, तो ये जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है, यहां से 2 इंस्टीट्यूशन निकल के आए थे जो इंपॉर्टेंट थे। एक IMF था और एक वर्ल्ड बैंक था, तीसरा वाला गैट था जो आगे चल के WTO बनता है। ओके, तो ये ब्रेटन वुड्स तो चला गया। नाउ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अभी मैंने बताया कि जो वियना कन्वेंशन हुआ, वियना कन्वेंशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। ओके, बाद में किगाली अमेंडमेंट्स आए। और ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो ग्लोबल मीटिंग्स थी, समिट्स थे, ये किससे रिलेटेड है, तो ये सारे ओजोन से रिलेटेड है। ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है O3 होता है। ओके, और ये मोस्टली स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। जो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में होता है उसको हम बैड ओजोन कहते हैं, और जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होता है उसको हम गुड ओजोन कहते हैं। ओके, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज राइट आंसर। नाउ जनरली जब भी आप PYQ सॉल्व किया करो ना UPSC का, तो उसमें ऑप्शंस पे गौर किया करो और उनके बारे में भी जानने की कोशिश किया करो। जैसे ब्रेटन वुड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, मॉन्ट्रियल के बारे में आप समझ गए ना। व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल?
क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस एमिशन से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से रिलेटेड है। एंड व्हाट इज नगोया प्रोटोकॉल? नगोया एंड कार्टाजेना ये यूएनसीबीडी के बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी से निकले हुए दो समिट हुए थे। नगोया जापान में हुआ था एंड कार्टाजेना था एक, कार्टाजेना एंड नगोया। इसमें नगोया में बात करी गई कि इक्विटेबल शेयरिंग हो, नेचुरल रिसोर्स से जो भी बेनिफिट हमको प्राप्त होता है उसकी इक्विटेबल शेयरिंग करी जाए। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट की बात करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट इज व्हाट इज रियो +20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज? आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो +20 सम्मेलन क्या है? 2015 में पूछा। और रियो 20 हुआ कब था? तो ये जो रियो +20 हुआ ये 2012 में हुआ था, 2012 में हुआ था। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी को बोला गया रियो +20। और क्यों बोला गया रियो +20? क्योंकि अर्थ समिट जो थी, अर्थ समिट ये 1992 में हुई। और कहां हुई? तो ये रियो में हुई। ठीक 1992 के 20 साल बाद एक समिट होती है, 20 साल बाद एक समिट होती है। अगेन कहां पे होती है? तो रियो में ही होती है, रियो में ही होती है। और इसी को नाम दिया गया रियो +20। और इसको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोला गया। ओके, तो ए तो सही है, ठीक। और दूसरी बात करें, बी क्या है? इट इज अ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो नहीं। सी इज इट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, रॉन्ग। एंड डी इज it is a conference of the member countries of the convention on biological diversity, wrong. So first is right answer. Coming to the next is which of the following statements regarding green climate fund are correct? Now this is very important. इसको स्टार मार्क कर लेना, 2 बार 3 बार जितनी बार स्टार लगा पाओ कर लेना। इसको आप स्टार लगा लेना ग्रीन क्लाइमेट फंड पे। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्री इन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड हरित जलवायु निधि है, ये क्या करती है, क्यों है? तो पहला स्टेटमेंट है यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। तो किस लिए बनी है ग्रीन क्लाइमेट फंड? एडेप्टेशन और मिटिगेशन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए। किस लिए? टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। ओके, तो क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए जो एडेप्टेशन, जो मिटिगेशन प्रैक्टिसेस हम अपने अंदर लाएंगे, उससे में असिस्ट करने के लिए बनाया गया था ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। नाउ सेकंड इज इट इज फाउंडेड अंडर द एजिस ऑफ यूएनईपी, ओईसीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका जो ट्रस्टी होगा वो वर्ल्ड बैंक होगा, है ना। और बाकी अगर आप ग्रीन क्लाइमेट फंड और इसका जो एम होगा वो डेवलपिंग कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी हेल्प करी जाएगी। और कौन करेगा? तो डेवलप्ड कंट्रीज करेंगी। ओके, तो ये ग्रीन क्लाइमेट फंड की आप वेबसाइट पे जाके जब चेक करेंगे तो वहां पे ओईसीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो फर्स्ट इज राइट आंसर, ए इज राइट, ओनली वन इज राइट, दिस इज रॉन्ग। Coming to the next question. Next is with reference to bio toilets used by Indian Railways, consider the following statement. Again 2015 में पूछा गया क्वेश्चन कि बायो टॉयलेट्स के रेफरेंस में which statements are right? ओके, करेक्ट पूछा है। आप करेक्ट को मार्क करना ना बोले एग्जाम में, कई बार ये नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट पूछ लेता है,
और ऐसी जो मिस्टेक्स होती हैं वो ब्लंडर्स बोली जाती हैं। भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इज, जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा उपक्रमित होता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन द बायो टॉयलेट्स इज इनिशिएटेड बाय अ फंगल इनाकुलम। ओके, सो दिस इज राइट, ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड इज, अमोनिया एंड वाटर वेपर, अमोनिया यानी कि NH3 एंड वाटर वेपर H2O are the only end products in these decomposition which are related into the atmosphere। ये बोल रहा है कि ये जो ब्रेकडाउन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, इसमें केवल अमोनिया एंड H2O निकलता है। तो ऐसा नहीं है, CO2 भी निकलता है, मीथेन भी निकलेगी, अमोनिया भी निकलती है, वाटर वेपर भी निकलता है, राइट। तो सेकंड इज रॉन्ग। अगर आप सेकंड को गलत मानो तो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, एंड ओनली ए इज राइट आंसर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट इज, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द कॉलम आ गया। फर्स्ट इज Annex 1 कंट्रीज, second is certified emission reduction and third is clean development mechanism। जब मैं आपको इंटरनेशनल कन्वेंशंस पढ़ाऊंगा, COPs पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं बताऊंगा आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में, तो वहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये जो Annex 1 कंट्रीज, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, ये सारे ही क्योटो प्रोटोकॉल के टर्म्स हैं, यहां से ओरिजिनेट हुए थे। ओके, तो ये फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड ओनली इज राइट। आंसर इज थर्ड ओनली, आंसर इज थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट इज, विद रेफरेंस टू एन इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी TEEB, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी TEEB, which of the following statement is are correct? Now it is an initiative hosted by UNEP, IMF and World Economic Forum। एक पहल है जिसकी मेजबानी विश्व आर्थिक मंच इकोनॉमिक फोरम करते हैं। It is an initiative hosted by UNEP, IMF and World Economic Forum। Second is, it is a global initiative that focuses on drawing attention to economic benefit of biodiversity। And third is, it presents an approach that can help decision makers recognize, demonstrate and capture the value of ecosystem and biodiversity। देखो हुआ क्या कि ये जो TEEB है ना, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये एक इंटरनेशनल स्टडी है, इंटरनेशनल स्टडी है TEEB, जिसको किसने करी? एक पवन सुखदेव नाम के आदमी हैं, पवन सुखदेव, उन्होंने करी। तो ये जो है ये UNEP, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इनिशिएटिव नहीं है। तो फर्स्ट तो यहां से गलत हो गया। अगर फर्स्ट गलत हो गया तो ये चला गया, ये चला गया। अगर फर्स्ट गलत हो गया तो ये चला गया, ये चला गया। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, it is a global initiative that focuses on drawing attention to the economic benefit of biodiversity। And third is, it presents an approach that can help decision makers recognize, demonstrate and capture the value of ecosystem and biodiversity। तो ये दोनों ही ठीक है, second is also right, third is also right, and answer is C, 2 and 3 only। okay, and last for the day, this is from 2016 UPSC prelims paper। Which of the following statement is are correct? Regarding तो proper effective implementation of UNREDD+ program can significantly contribute to, पूछ रहा है कि UN-REDD+ प्रोग्राम जो है कि समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं क्या? तो आप देखो, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड पॉवर्टी रिडक्शन, ये तीनों ही जो थे UN-REDD+ प्रोग्राम का हिस्सा थे।
और इवन रेड प्लस प्रोग्राम में ये तीनों पे ही फोकस करा गया कि पॉवर्टी भी रिड्यूस करनी है, रेजिलियंस फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनाना है। कैसे? तो एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करके, डेजर्टिफिकेशन को अरेस्ट करके और प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी करनी है। तो ये तीनों ही होंगे। ऑल ऑफ दीज 1, 2 and 3 इज राइट आंसर। ओके, सो थैंक्स फॉर द डे। आप हमसे जुड़े रहिए और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।